हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियोस में। और जहां की अभी हमने एक श्रृंखला शुरुआत करी है जो हाई कोर्ट, सॉरी, इट्स सिविल कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम के मद्देनजर जो भी जो हाई कोर्ट के एग्जाम्स अभी तक हुए हैं पिछले विगत वर्षों में, जो कि हमने चर्चा करा था कि कितने हुए हैं। तो उसी श्रृंखला में हमने अभी 2019 की शुरुआत करी है। तो उसके जो बाकी के सेक्शन है, खंड है, उसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग एक बार फिर से जो हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 2019 में संपन्न हुआ था उसके अगले सब्जेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने सामान्य गणित को पढ़ा था, ठीक है, और चूंकि गणित में थोड़ा सा समय लग जाता है तो इसे इसलिए हमने इसे एक वीडियो में इसको खत्म करा था। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मानसिक क्षमता जांच। ठीक है, यानी आपके रीजनिंग हो गई, रीजनिंग। और दूसरा हम लोग इंग्लिश को देखने वाले हैं। ठीक है। बाकी जीएस का जो कंपाइलेशन होगा हम उसको एक साथ लेकर आएंगे। ठीक है। So this is all about the today's classes. So without any delay, let's start it. ठीक है। यहाँ पे जो मैंने अब जो क्वेश्चन है, चूंकि इसमें टाइप करने में भी समय लग जाता है क्योंकि अवेलेबल नहीं है ये चीजें। ठीक है, मुझे यूट्यूब से ही चीजों को ग्रास्प करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको हिंदी में भी कंपाइलेशन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, आप चाहे तो इसका आप स्नैपशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान इसका आप स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले लें। ठीक है, अन्यथा यदि आप चाहिए तो इसको आप हमसे टेलीग्राम में जुड़कर इसका जो कंपाइलेशन जो पीडीएफ है वो आप मतलब जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, आपको क्लास देते जाएंगे, वो अपडेट होते जाएगा वही पीडीएफ। ठीक है। आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और चूंकि हम जो या तो हिंदी से मूव ऑन करेंगे या तो इंग्लिश से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल जो हम देख पा रहे हैं, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पर आपको बताया गया है कि पांच, इस सवाल को जब पढ़िएगा यहाँ पे 5 बॉक्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, 5 बॉक्स दिए गए हैं और इसमें ये बताया गया है कि 5 बॉक्स कौन कौन है आपके, वो है आपके ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, और इन 5 बॉक्सों में देखा जाए तो सबका इक्वेशन भी दिया गया है कि कौन किससे कितना भारी है। असल में ये जो सवाल जो बनते हैं ये पजल में आएंगे। ठीक है, पजल जो होता है जनरली ये बैंकिंग टाइप के सवाल में पूछा जाता है, या फिर रेलवे का जो टायर 2 का एग्जाम होता है उसमें, या ग्रुप डी में भी काफी पजल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एसएससी में जनरली पजल के सवाल नहीं आते हैं। अब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन अमूमन ये बैंकिंग में इसका डोमिनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको पजल के भी मतलब, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी सवाल नहीं सॉल्व करने, जो बेसिक जो पजल के सवाल होते हैं, कैसे बनता है पजल, उतना आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में वही चीज आपसे जल्दी बनेगी। सिर्फ जानने भर से क्या होगा कि हो सकता है आपको जो गति चाहिए अपनी परीक्षा में, मतलब उस चीज को जितना सॉल्व करने के लिए, वो आपको नहीं मिलेगी, जिसके कारण आप समय पर अपने जो पूरे जो पेपर है उसको आप मतलब पूरी तरह से सॉल्व करने में असमर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका 10-15 यदि क्वेश्चन आप बना लेंगे तो डेट इज क्वाइट गुड फॉर यू। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 5 बॉक्स जो दिए गए हैं इसमें ये बताया गया है कि ए जो है ए जो है बी के तिगुना है। ठीक है, यानी जितना वजन के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, तो सपोज ए का मान यहाँ पर ए इज 3 टाइम्स, इसका तिगुना है वो बी के तिगुना है। एक्स, बी को आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, सी जो है वो ई से 40 किलो ज्यादा वजन है। डी जो है वो 3.5 गुना वजन रखता है ई का। ठीक है, 3 पॉइंट, एंड सी इज
5 टाइम्स हैवियर देन ए, और सी जो है वो 5 टाइम्स हैवियर देन ए है। तो सी का हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ रहा है। ए इज 3 टाइम्स हैवियर देन बी, ठीक है, और ई का जो वजन है वो 40 किलो है। ई को आप जब में पुट करेंगे तो 40 प्लस 40 यानी जो सी का जो वजन निकलेगा वो निकलेगा 80 किलो, ठीक है। और यही बराबर है 5a के भी, सी इक्वल टू 5a, यानी ए का मान यहां से कितना निकल जाएगा, आप जब इसको 80 से इक्वेट करोगे तो ए इक्वल टू निकल जाएगा 16 किलो। आपका ए निकल गया और सी निकल गया, ठीक। और ई का मान दिया हुआ है 40 किलो, तो उस हिसाब से डी का मान भी यहाँ निकल जाएगा 3.5 इंटू 40। जब आप इसको करोगे तो ये निकल जाएगा 140 किलो, यानी ई का मान आएगा यहाँ पर 140 किलो, सॉरी ये डी का मान आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास बच जाता है ई तो ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है 40 किलो, ठीक है, और A is 3 times heavier than B, यहाँ पर जो यहाँ पे चीजें थोड़ी उल्टी है, यहाँ पे B होगा, B जो है 3 गुना हैवी है किसके, A के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x, ये आपका हो जाएगा 3x, और उस लिहाजा से B इक्वल टू 3x, यानी 3 गुना A का मान कितना निकला है हमारा 3 इंटू 16 यानी 48 किलो। तो आप अपना कंपेरिजन कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि A का मान 16 है, B का मान 48 है, C का 80 है, ठीक है, D का आपके सामने 140 आ रहा है, 140 है, और E का सिर्फ 40 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे लाइटेस्ट वेस्ट किसका है, तो A का है, और कितना है 60 किलो, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी पजल का ही सवाल है। ये भी पजल का सवाल है, और इसमें पूछ रहा है कि इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि राधा नाम की एक लड़की है जो कि 5 अलग अलग कलर की साड़ियां पहनती है, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्राउन, ठीक है, और 5 अलग अलग दिन ऑफ द वीक, और जो वीक जो शुरू होता है यानी सप्ताह जो शुरू होता है मंडे से शुरू होकर फ्राइडे तक जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बना लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 1 2 3 4 5, बस इतना ही बनेगा क्योंकि 5 दिन की बात की गई है और वो मंडे से शुरुआत किया जा रहा है। सी वेयर्स रेड क्लॉथ्स ऑन मंडे, मंडे को बता दिया गया है कि वो रेड क्लॉथ यहाँ पहनती है, ठीक है। सी डज नॉट वेयर येलो क्लॉथ्स आफ्टर मंडे, वो मंडे के बाद येलो क्लॉथ नहीं पहनती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। ये जो रीजनिंग वाला जो सवाल है इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। राधा सप्ताह के 5 अलग दिन सोमवार से शुक्रवार तक अलग अलग रंग के कपड़े पहनती है, ठीक है, जो कि है लाल, हरा, पीला, बैगनी, भूरा, ठीक। वो सोमवार को यहाँ पे होगा बुधवार,
ठीक है, ये जो सवाल जो है दैट इज बुधवार। को लाल रंग के कपड़े पहनती है, ठीक है, वो सोमवार या वो सोमवार या शुक्रवार को हरे और भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनती है। उस सोम इसको थोड़ा सा काटिएगा यहाँ पर, ठीक है, वो सोमवार या शुक्रवार, शुक्र को हरे रंग के कपड़े नहीं पहनती है, ठीक है। वो पीले रंग के कपड़े पहनने के अगले दिन हरे रंग के कपड़े पहनती है, वो किस दिन भूरे रंग के कपड़े पहनती है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो इन 5 दिनों में से वो किस दिन भूरे रंग के कपड़े को पहनेगी, ठीक है। तो चूंकि ये पजल का सवाल है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मंडे से शुरू हो रहा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन हो गए। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि वो रेड पहन रही है वेडनेसडे के दिन, ये तो हमारा फिक्स हो गया। फिर बोल रहा है कि वो बुधवार, वो सोमवार या शुक्रवार को हरे रंग के कपड़े नहीं पहनती है, यानी एक यहाँ सोमवार हो गया। इसका बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप इसमें पहली बात तो जो चीज फिक्स्ड है उसका कॉलम बना लीजिए। डे हमारा फिक्स्ड है, उसका हमने कॉलम बना लिया। अब हमें कलर के साथ खेलना है, तो एक वो कलर है जो उस दिन उसके लिए सही होगा, एक वो कलर है जो कंडीशन में डाला होगा कि भैया ये कलर नहीं पहनना है, तो यहाँ पर वो आपको जो चीज सही है उसको रखना है और एक कॉलम बनाना है जो उसके लिए गलत बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि मंडे को वो सोमवार और शुक्रवार को, यानी मंडे और फ्राइडे को वो हरे रंग के कपड़े नहीं पहनती है, ठीक है। तो ग्रीन यहाँ नहीं पहनेगी और यहाँ पे भी वो नहीं पहनेगी। तो हरा रंग और भूरा रंग भी होगा, यहाँ पे हरा प्लस भूरा रंग के कपड़े नहीं पहनती है, तो ब्राउन भी हो जाएगा, ठीक है। अब बचा यहाँ पर वो पीले रंग के कपड़े के पहनने के अगले दिन हरे रंग के कपड़े पहनती है। वो जिस दिन पीला रंग पहनेगी उसके जस्ट अगले दिन वो हरा पहन लेगी। तो अब चूंकि यहाँ पे हरा हमको बैठाना नहीं है, यदि आप पीला को यहाँ बैठाइएगा तो ग्रीन यहाँ बैठा सकते हैं, ये एक कंडीशन बन सकता है। दूसरा, ये तो रेड ऑक्यूपाइड हो गया है, आप यहाँ पर येलो बैठाइएगा तो ग्रीन तो यहाँ बैठेगा नहीं, ठीक है। तो या तो आपका येलो यहाँ पे बैठ सकता है, या तो येलो आपका यहाँ हो सकता है, या तो आपका येलो यहाँ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है वो पीले रंग के कपड़े पहनने के अगले दिन हरे रंग के कपड़े पहनती है। यहाँ पे जो वीक डेज शुरू हो रहा है मंडे से, तो पीला आपका यहाँ हो जाएगा, ग्रीन आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन कौन कलर निकल गया, लाल निकल गया, हरा निकल गया, पीला भी निकल गया, अब बचा बैंगनी और भूरा। ब्राउन यहाँ पे आपको पहनना ही नहीं है फ्राइडे को, तो बचा उसके लिए एक दिन, तो थर्सडे को आ जाएगा और यहाँ का वायलेट यानी बैंगनी आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा दैट इज थर्सडे, दैट इज, इसका आंसर होगा आपका, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है ऑप्शन में भी, गुरुवार, ये इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रकाश कादिर सौरभ, प्रकाश कादिर रमेश, सौरभ और तारिक मित्र हैं, रमेश कादिर से लंबा है, ठीक है। रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है। प्रकाश सबसे छोटा है, प्रकाश सबसे छोटा है और तारिक सौरभ से लंबा है, ठीक है। उनमें से सबसे लंबा कौन है, ठीक है। तो ये भी जो सवाल जो बनेगा ये भी पजल के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि रमेश जो है वो कादिर से लंबा है, ठीक है, चलो भाई हो गया ये बात, लेकिन सौरभ से छोटा है। रमेश कादिर से तो लंबा होगा लेकिन वो सौरभ से छोटा होगा। प्रकाश सबसे छोटा होगा। 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे आपके 5 मित्र हैं,
ठीक है, बोल रहा है कि प्रकाश सबसे छोटा होगा, प्रकाश यहाँ कहीं होगा 5वें नंबर पर, और तारिक जो है सौरभ से भी लंबा है, यानी एस जो सौरभ है इससे भी लंबा है। पांचों आपके मित्र आ गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा ऑब्वियसली यहाँ पर तारिक होगा। ठीक, नेक्स्ट है, ये भी आपका पजल का सवाल है। 5 लोहे की गेंद बताई गई है, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, में क्यू का वजन जो है 5 किलो है। ठीक है, जो पी के वजन का दोगुना है। ठीक है, क्यू का वजन जो 5 किलो है, तो पी के वजन का कितना है, दोगुना है, यानी 2p होगा। एस का वजन, एस का वजन टी के वजन का आधा है। ठीक है, और आर का वजन पी और क्यू एक साथ लिए गए वजन के बराबर है। ठीक है, यहां से और एक क्वेश्चन निकल गया कि एस का वजन जो है पी के वजन का आधा है, और आर का वजन पी और क्यू का जो साथ में जो वजन लिया गया है उसके बराबर होगा। ठीक है, दूसरा है टी का भार आर के भार का 4 गुना है। ठीक है, और एक इक्वेशन निकल के आ गया। अब इसको जहां पे आपको न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ उसको सेट कर दीजिए। क्यू का वजन बोल रहा है 5 किलो, तो 2p का वजन कितना हो जाएगा, 2.5 किलो। पी का वजन 2.5 किलो, क्यू 5 किलो, पी का यहां से निकल जाएगा 2.5 किलो। एस का जो वजन है टी का आधा है। चलो भाई, टी का तो हमें पता नहीं अभी चल रहा है, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। आर का वजन आपको बताया गया है, पी और क्यू के बराबर है, तो हमें पी और क्यू का वजन हमें मिल चुका है, तो पी और क्यू का वजन मिला के कितना होगा, 7.5 किलो। इसलिए आर का भी आ गया। फिर बोल रहा है टी का वजन आर के 4 गुना है, तो फिर यहाँ पे उसको बैठा देंगे हम लोग, 15 15 30, यानी टी का वजन भी आ गया। बचा एस का वजन, एस का वजन फिर टी/2 यानी 30/2 कर देंगे तो 15 किलो आ जाएगा। तो पी का भी वजन निकल गया, क्यू का भी निकल गया, यहाँ से आपका आर भी निकल गया, यहाँ से आपका एस भी निकल गया, यहाँ से आपका टी भी निकल गया। ठीक है, तो एस का भार कितना है वो पूछ रहा है। तो एस का भार जो यहाँ पे निकल कर आएगा वो आपका कितना आएगा, सी यानी 15 किलो। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट है, ये भी आपका पजल पर ही सवाल बनेगा, ये थोड़ा लंबा सवाल है। ठीक है, इसको आप लोग अपने से एक बार देख लीजिए। ठीक है, ताकि मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करूंगा, या फिर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लीजिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे बड़ा सवाल है। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यदि सभी स्वरों को अक्षर से हटा दिया जाए, स्वर मतलब होता है इंग्लिश में वोवेल, तो 15वें स्थान पर कौन सा स्वर आएगा। ठीक है, यानी जब इसको आप सॉल्व करिएगा, आप इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप ए बी सी डी ऐसे करके लिखते जाइए एच जेड तक। ठीक है, उसके बाद वहां से जो वोवेल साउंड है उसको हटा दीजिए, जैसे ई हट जाएगा, आई हट जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है, फिर उसी तरह करने के बाद बोलिएगा कि 15वें स्थान पर कौन सा आएगा, फिर इधर से आप गिनते जाइएगा, तो 15वें स्थान पर आपका कौन सा आएगा, तो डेट इज वो आपका आर आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख लीजिए। फिर है अगला है, इसको आपको ऑर्डर सीक्वेंस में से जाना है। ठीक है, कौन सा मीनिंगफुल ऑर्डर बनेगा, तो यदि आप देखेंगे जनरलाइज वे में, तो इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी यहाँ पे सबसे ऊंचा पोस्ट दिया गया है, तो 4 सबसे ऊपर होगा। उसके नीचे यहाँ है उप अधीक्षक। ठीक है, और
यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। ये जो है ये होगा स्टेशन हाउस अधिकारी, SHO। ठीक है, IG सबसे ऊपर होंगे, चौथे नंबर पर सबसे टॉप में। उसके नीचे होंगे आपका अधीक्षक यानी SP, तीसरे नंबर पर। उसके नीचे होंगे पुलिस उपाधीक्षक यानी जो DSP से आप अभी जो भी कैंडिडेट बने हैं डेट है DSP, तो ये तीसरे नंबर पर। और SHO यानी थाना प्रभारी, ये चौथे नंबर पर। अब ये सीक्वेंस आप खोजिए कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, SHO, DSP, SP, IG, C इसका ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक आकृति बताई गई थी, चूंकि वो आकृति चूंकि इसको बनाना संभव नहीं हो पाता था, उसको मैं बना देता हूँ। और इससे आपको बताइएगा इसमें कितने आपके निकल कर आएंगे ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इसका आप गिनना शुरू करिए। 1, 2, 3, 4। ठीक, एक ये आ जाएगा 5, फिर यहाँ से ये जाएगा ये 6, फिर यहाँ से पूरा सबसे बड़ा ट्रायंगल जाएगा, ये कितना जाएगा 7। फिर इधर से भी जोड़िए, इधर से तो एक जो जुड़ा गया है, फिर इधर से हम लोग ऐसे आएंगे 8, फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 9, और फिर सबसे बड़ा ये तो ऑलरेडी गुना चुका है। यहाँ पे फिर देखिए 10, यहाँ 11, ये पूरा कितना हो जाएगा 12। ठीक, और यहाँ पे और एक चीज निकल कर आएगा बीच में ये वाला ट्रायंगल 13। तो इसका जो जवाब जो होगा दैट इज 13। ठीक है, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर्स में भी आपको बेसिक सवाल आपको देख के जाने, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपको ब्लड रिलेशन पूछ दिया है 54 नंबर में। ठीक है, A% B का अर्थ ये बताया गया है कि यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में इसमें करेक्शन करिएगा। A यहाँ पे हैच होगा, HB का अर्थ है A B का पिता है। ठीक है, A यहाँ परसेंट होगा, B का अर्थ है A B की माँ है, यहाँ एट द रेट, और यहाँ होगा आपका एंड। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कि G इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें थोड़े से मिस्टेक है। अब इसको आप सॉल्व करिए। G सिंबल किस में आ रहा है, यानी ये यहाँ से जो निकल कर आएगा कि G जो है वो आपका M का पिता है। ठीक है, फिर है M, ये फिर HT, यानी M जो है अब T का पिता हो गया। ठीक है, इससे इसका जेंडर भी पता चल जा रहा है। प्लस स्टैंड्स फॉर मेल और माइनस स्टैंड्स फॉर फीमेल। ठीक है, अगला है T%S।
यानी टी परसेंटेज कहाँ है आपका, यहाँ पर है, यानी टी जो है वो एस की माँ है, ठीक है, यानी ये फीमेल है। नेक्स्ट सवाल बनता है यहाँ पर s@h, यानी एट कहाँ है, यहाँ, एस जो है एच की बहन है, सिस्टर है, बहन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बनता है एस एच हो गया, एच एंड आर, यानी एंड कहाँ, यहाँ, एच जो है वो आर का पुत्र है, तो आर का तो पुत्र यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लिंक कर दीजिए, क्योंकि एस और एच आपस में भाई बहन है, ठीक है, या जो भी है, और एच जो है वो आर का क्या है, मतलब आर जो है उसका कहाँ गया आपका, एंड है ना, एंड आपका कहाँ है, यानी एच जो है वो आर का पुत्र है, भाई बहन है, आर का पुत्र है, यहाँ टी ऑलरेडी उसकी माँ है, तो यहाँ आर जो होगा प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, ठीक है। इसको हम लोग डबल बॉन्ड को दिखाते हैं कि वो कपल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए आपका आर एंड डब्ल्यू, यानी आर जो है वो बी का पुत्र है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है वो माता निकल कर आ जाएगी उसकी, सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू है ना, ये डब्ल्यू। नेक्स्ट है w@u, यानी डब्ल्यू यू की बहन है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यहाँ पे दादी होगा, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट जो सही नहीं है, जी टी का दादा है, एक्चुअली ये तो सही है भाई, एच डब्ल्यू की दादी है, एच कोई हिसाब से ये नहीं है, क्योंकि एच के बाद तो कोई पीढ़ी दिखाई ही नहीं गई है, तो यहाँ पे जो सही होगा ये होगा। ये हमसे गलत पूछ रहा है, और ये जो दादी नहीं हो किसी की, आर टी का पति है, बिल्कुल सही है ये भी, और एम एस का नाना है वो भी सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सही है, डेट इज ये, क्योंकि यहाँ पे आपसे गलत पूछ रहा था, ठीक है। अब आ जाइए वेन डायग्राम के सवाल पे। कुछ अपार्टमेंट्स आपके बंगले हैं, कुछ अपार्टमेंट्स आपके बंगले हैं, कुछ बंगले फ्लैट हैं, ठीक है, कुछ अपार्टमेंट, अब यहाँ पे निष्कर्ष देखिए, कुछ अपार्टमेंट क्या फ्लैट हैं, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है ड्यू टू कटम, कुछ फ्लैट बंगले हैं, जाहिर सी बात है, कुछ फ्लैट बंगले, यहाँ पे रिलेशन आपको दिख रहा है, तो सही है। तो इसका जो उत्तर जो होगा, इसका उत्तर जो होगा वेर इज, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, यानी ओनली ऑफ जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो आपका वैलिड है। नेक्स्ट आ जाइए 57 नंबर सवाल, सॉरी 56 नंबर में आपको पूछा गया था कि मिरर इमेज का सवाल था, यानी इससे साफ पता लग रहा है कि नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछी गई थी। ठीक है, इसमें आपको मिरर इमेज पर आधारित सवाल पूछा गया था। ये सवाल आपको इंग्लिश वाले पेज में आपको टाइप, ये देखिए ये सवाल है, ठीक है। अब इसका मैं ऑप्शन आपको नहीं भी दूं तो भी आप इसका आंसर आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो इसका आप, क्योंकि यहाँ मिरर आपका यहाँ पर है, तो मिरर को जब भी बनाइएगा तो उसमें बस एक ही टिक अपनाइएगा कि जो आपके, मान लीजिए यहाँ पे आपको किस साइड दिया हुआ है, लेफ्ट साइड दिया हुआ है, आपको मिरर का इमेज पूछा राइट साइड का दिया हुआ है, तो जिस साइड जो भाग नजदीक होता है उसी को हम लोग पहले बनाएंगे, ठीक है। ये वाला मुंह नजदीक है तो ऐसे बना दिए, ठीक है। फिर ये वाला भाग इधर है तो इसको हम लोग ऐसे बना दिए, और जो भाग दूर है तो वो इमेज में भी वो दूर ही बनेगा। यहाँ पे आपका चौखुट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला भाग मिरर के नजदीक है, ठीक। तो यहाँ पे भी हमको यही भाग बनाना पड़ेगा, इसके मुंह को भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से इंक्लाइन किया हुआ है। ये आपका मिरर की रोड इस ओर इंक्लाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग इस ओर इसको बनाएंगे, इंक्लाइन करवाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखिए ये पार्ट दूर जा रहा है मिरर से, तो यहाँ पे इसको भी दूर दिखा देंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो सिर है वो मिरर की ओर कर रहा है, तो यहाँ पे भी इसको इससे बना देंगे। ट्रायंगल का सिर आपको इधर करता हुआ दिखेगा, तो इसका जो आंसर होगा यही होगा। ठीक है, फिर अगला सवाल जो है 57 में, ये आपका फिगर कंप्लीशन का सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर है ये क्या, ये पूरी तरह से 45 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, फिर से 45 डिग्री घूम रहा है, इसको उठाइए, ये 45 डिग्री घूम रहा है, फिर वो 45 घूम रहा है, तो यहाँ पर आपको रिवर्स करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, तो ये फिगर जो बनेगा यहाँ पर कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। इसको जब आप बनाने का प्रयास करिएगा तो ये फिगर कुछ इस तरह का बनेगा। तब तो 45 डिग्री वो 45 डिग्री वो भी क्या, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको मूव करवाइए। ठीक है, इसका क्लॉकवाइज क्या होगा, ऐसे जाएगा थोड़ा, वो ये वाला इस जगह पर कहीं आएगा, फिर ये वाला फिर वो मूव करेगा तो सीधा हो जाएगा, 90 डिग्री पर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला जो सवाल है दैट इज नंबर सीरीज पर पूछा गया है। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 59 और 72, ये जो सवाल है ये 59, 91, 72 और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 52 है। अब इसको आप तोड़ने का प्रयास करिए, तो ये 13 के पहाड़ा से आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। 13 चौके 52, 13 सत्ते 91, यानी जो भी चीज है ये 4:7 के रेशियो में। अब इसको भी हम लोग को 72 को भी कुछ ऐसा पहाड़ा पढ़ना होगा कि वो 4 के रेशियो में आ जाए, तो ये हो जाएगा 18 चौके 72, यानी 18 का पहाड़ा में आपको खोजना है। फिर 18 सत्ते 126, जो आंसर होगा 126 होगा। ठीक है, ये आपका अल्फाबेट वाला सवाल बनता है। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये इक्विवेलेंट ये है तो इसके इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एफ जी यानी +1 जा रहा है। ठीक है, आर एस ये भी +1 जा रहा है। फिर तो हम लोग दो को पहले यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। सी का +1 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एल का +1 क्या होगा, एम हो जाएगा। तो पहला तो हमारा दो जगह फिक्स हो गया, डी एम, तो ये तो कट गया। ठीक है, और ये भी कट गया। अब डीएम, ये ए और सी में हमारा टक्कर हो रहा है, कौन जीतेगा अब इसमें। ठीक, अब यहां पर देखिए, ये जो एन जो है ये क्या हो रहा है, ओ से एन, यानी ये -1 जा रहा है। ठीक, -1 जा रहा है, और फिर एन से ओ ये फिर +1 जा रहा है। तो डी एम, यहाँ पे ओ के माइनस क्या होगा, एन होगा, यानी डी के बाद एम के बाद एन होगा। तो एन आपको यहाँ दिख रहा है। आप चाहे तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड वो मेथड होता नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा समय लग जाएगा। जब आपको दो ही स्टेप में, तीन ही स्टेप में आपके ऑप्शन से क्लियर हो गया कि वही आंसर है, तो आप उसी को टिक लगा के आगे बढ़िए, क्योंकि आपने कंफर्म है कि आपने 3 जगह तक आपने सही निकाला है और डी एम एन और कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अब हमारा कोडिंग वाला सवाल है। ठीक है, रीड द कोड, कहाँ पे कोड दिया हुआ है 1823। ठीक है, डिकोड द कोड का दिया हुआ है 423 एंड कोड इज इजी का दिया हुआ है 395। ठीक है, तो मेक वन कोड का कोड क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ये देखिए कि जो आपसे कोड जो बोला गया है, ठीक है, जिसका आंसर पूछ रहा है आपसे, और जो आपको कोड दिया गया है क्या उसमें कुछ सिमिलरिटीज निकल कर आ रहा है, कॉमन निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेक तो कहीं नहीं है, वन भी कहीं नहीं है, लेकिन कोड सभी में। ठीक है, कोड आपको तीनों में कॉमन दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो कौन सा कॉमन दिख रहा है, 3 3 3, तो एक तो पक्का है कि ऑप्शन में आपको 3 चाहिए।
तीन इसी में है और इसके अलावा किसी ऑप्शन में तीन नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना ओपन शट केस जैसा हो गया। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग मूव करते हैं इंग्लिश ग्रामर की ओर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि इंग्लिश एक अच्छा वेटेज रखता है और अच्छा वेटेज ही नहीं बल्कि अच्छा स्टैंडर्ड का भी पूछ लिया जाता है आपसे हाई कोर्ट के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है एरर पूछ रहा है, ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पे जब वो पूरे लाइन को पढ़िएगा, ऑन ए मून ड्यू टू ए लास्ट मिनट स्नैक द मिशन हैड टू बी कैंसिल, मतलब पृथ्वी पर कोई मिशन था लेकिन वो लास्ट टाइम में कैंसिल हो गया ड्यू टू स्नैक के कारण। ठीक है, धुंध के कारण। तो जो भी ये जो नेचुरल चीजें होती हैं, सन, मून, सैटेलाइट, अर्थ, यहाँ पर ए का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। इसको जब आर्टिकल के अंदर आप लोग पढ़िएगा तो भी जो भी इस तरह की जो नेचुरल चीजें होती हैं, नेचुरल स्टार्स, प्लैनेट्स, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो अपने आप में खास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा द होगा और इसका जो है आपसे एरर पूछ रहा था तो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपको एरर ही पूछ रहा है। अब इस पूरे लाइन को जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो ये बेसिकली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से बनता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में यदि वहां पे आपको एरर से सवाल पूछ रहा है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सवाल आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और काफी मतलब बड़ा चैप्टर भी है। जैसे मैक्सिमम आपके जो ग्रामर के रूल्स हैं वो कवर कर लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे द प्रीस्ट रिक्वेस्ट ऑल द, तो यहाँ पर यदि आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो जब भी थर्ड पर्सन के साथ यदि हम वर्ब जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो वर्ब जो होता है वो V5 जोड़ते हैं थर्ड पर्सन के सेंस में। ठीक है, यहाँ पे एस आपको जुड़ेगा, रिक्वेस्ट होना है। ठीक, यदि यहाँ पे प्लूरल रहता, थर्ड पर्सन भी होता लेकिन वो प्लूरल के फॉर्म में होता है, जब प्रीस्ट्स होते तब यहाँ पर ये सिंगुलर हो जाता। ठीक है, V5 नहीं बोलेंगे इसको, कि मतलब आपके भर में एस तब जुड़ा हुआ होगा जब थर्ड पर्सन जो होगा वो आपको सिंगुलर में होगा। यहाँ पे आपसे पृष्ठ की बात की जा रही है, वो भी एक खास पृष्ठ की, तो डेट वाई यहाँ पे जो आंसर जो होगा आपका 62 का बी होगा। तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग था और यहाँ पे जो आंसर होगा एसिमिलेट होगा। ठीक है, एसिमिलेट का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से समझना। ठीक है, किसी चीज को पूरी तरह से अवशोषित कर लेना और सोख लेना। ठीक है, बाकी एग्रेशन में डबल जी होगा। ठीक है, अपीयरेंस में ए होगा, असैसिनेशन में भी डबल एस होगा, तो ये भी गलत ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है कि द टू फ्रेंड्स वेयर टू डैश टू एडमिट दैट दे वर रॉन्ग, यानी दो फ्रेंड्स आपस में ऐसे थे कि वो अपने अपने गलतियों को एडमिट करने को कुछ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जिद्दी, स्टबबॉर्न। ठीक है, इसका एक और वर्ड होता है दैट इज ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट या एडमेंट। तो यहाँ पे आपका ये चीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको एरर पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग तो लिख लीजिएगा, ये होगा रीतावाज ए मॉडल। ठीक है, आप इस पूरे लाइन को पढ़िएगा। ठीक है, रीतावाज मॉडल सो शी वुड स्टार्व हरसेल्फ टू मेंटेन देयर बॉडी वेट। ठीक है, यहीं पर आप देखिए देयर पूछ दिया। ठीक है, ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही कवर हो जाएगा। देयर क्या होगा, ये प्लूरल है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी खास एक व्यक्ति की, तो ये जो होगा सिंगुलर नाउन में होना चाहिए, सिंगुलर ये मतलब होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे देयर नहीं होगा। यदि यहाँ पे बहुत सारी व्यक्तियों के बारे में बात होती तब वहां पे देयर हम लोग यूज कर सकते थे। ठीक है, तो 65 का यहाँ पे जो सवाल होगा ये होगा, यहाँ पे मेंटेन हर बॉडी वेट होगा। नेक्स्ट वन इज एंटोनिम पूछ रहा है, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है हिंदी में समृद्धि। ठीक है, समृद्धि, सब कुछ भरा पूरा होना। ठीक है, इस प्रचुरता होना, घर में किसी चीज की कमी नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब निकल कर आएगा पोवर्टी यानी गरीबी। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे आइटम्स एंड फ्रेज पूछा गया, गेट ए फुट इन द डोर, मतलब कुछ करने का आपको चांस मिलना, मौका मिलना। ठीक है, उसे इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिल गया। ठीक है, ही गॉट ए फुट इन द डोर टू प्ले फॉर इंडिया। ठीक है,
अब यहाँ पे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। बेबी सीटर इज समबडी हु लुक्स डैश अदर्स पीपल चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पर होगा, आपने देखा होगा हमेशा हम लोग बोलते हैं लुक आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा डी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज ए प्रोफेशनल। ठीक है, एक वैसा व्यक्ति जो प्रोफेशन के रूप में, पेशे के रूप में घुड़सवारी करता हो, उसके लिए हम स्पेशल टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉकी। ठीक है, अगला सवाल जो है, यहाँ कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोल रहा है। जो लाइन आपका अंडरलाइन है वो या तो सही, यदि वो सही होगा तो इस ऑप्शन से होगा, यदि नहीं भी होगा तो नो इंप्रूवमेंट हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। द चाइल्ड स्माइल ऑन हर मदर। ठीक है, अब चाइल्ड स्माइल ऑन तो होगा नहीं, और इस स्माइलिंग ओवर मदर वो भी नहीं होगा, ये होगा एट, यहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, तो स्माइल्ड एट। नेक्स्ट वन इज द कार पार्क वाज फुल सो वी हैव टू लुक फॉर अनदर प्लेस टू पार्क। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश जैसे आपका हिंदी क्या होता है ना, यदि आपको हिंदी में बहुत सारे एरर के बारे में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप आसपास में पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो चीज आपको, जैसे मैं ये बोल लूंगा कि राम खाना खाती है। ठीक है, तो आपको इसको लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि राम पुल्लिंग है तो इसके बाद ई लगेगा या आ लगेगा। आप बोलचाल के भाषा में इतने आप आश्वस्त हो चुके हो, इतने अभ्यस्त हो चुके हो कि ये सब गलतियां पकड़ लोगे, पकड़ लीजिएगा। इन द सेम वे इंग्लिश में भी ठीक है, आपको रूल्स तो पढ़ने ही पड़ते हैं, लेकिन जो रेगुलर इंग्लिश प्रैक्टिस में है, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें उनकी स्वतः वो मतलब ऑटोमेटिकली नेचुरली वो चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, उन्हें किसी प्रकार के रूल्स को याद रखने की आवश्यकता मतलब फिर नहीं होती है। यहाँ पे द कार पार्क वाज फुल सो वी लुक्ड फॉर अनदर प्लेस टू पार्क। यहाँ पे बोल रहा है कि कार पार्क फुल था, इसीलिए हमें दूसरी जगह देखनी पड़ी। ठीक है, देखनी पड़ी, तो ये एक हिसाब से पड़ी, यानी हमने कुछ पास्ट इंसिडेंट हम बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इवन हम 2 मिनट पहले ही कुछ करके आ रहे हैं तो वो भी चूंकि पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, वी हैविंग टू लुक ये तो होगा नहीं, तो पास्ट यहाँ पर एक ही चीज से निकल कर आ रहा है हैड, तो हैड होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है 72। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग था आपका क्वेश्चन में, सर में चिल्ड्रन होगा। ठीक है, द चिल्ड्रन डैश ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। तो जाहिर सी बात है ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा ग्रामर का दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब वही बात होती है, ये भी आप यदि आप इसके पूरे अर्थ को निकाल पा रहे होंगे, द चिल्ड्रन प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, तो प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर को लेकर क्या होगा, यहाँ पर सभी का क्वेरल मतलब झगड़ा हो गया, अप्रूव मतलब सहमति हो गया, कॉन्फिस्केटेड मतलब हो गया जब्त करना हो गया, एंजॉयड का मतलब हो गया कि क्या किसी चीज को एंजॉय करना प्रसन्नता पूर्वक, तो क्वेरल होगा, प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा ही होता है। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल इज 73। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है आपसे। Each of these players have been warned not to repeat silly mistakes. That is, each of these players been warned not to repeat the silly mistakes. तो ये भी आपका each वाले रूल से आपको संबंधित है। ठीक है, जब भी each ऑफ लगा होता है तो हम लोग वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे हैज बीन होगा। ठीक है, ईच ऑफ दिस प्लेयर्स हैज बीन वार्न नॉट टू रिपीट सिली मिस्टेक्स। क्योंकि हमने प्रत्येक प्लेयर को हम वार्न कर रहे हैं, प्रत्येक मतलब हर एक प्लेयर को, पार्टिकुलर एक एक को। ठीक है, यदि यहाँ पे ऑल रहता, ऑल प्लेयर्स, देन यहाँ पर हैव होता, लेकिन यहाँ पे ईच और लग जा रहा है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज हैज इंस्टेड ऑफ हैव। तो ये आपका मतलब जो ऑप्शन होगा सही होगा। नेक्स्ट वन इज मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सो गिव इंपॉर्टेंट एविडेंस एंड आई फाउंड हर टू बी सेंसिबल एंड, यहां पर आपसे बोला गया है कुछ सबूतों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सेंसिबल मतलब जो लॉजिकली सही हो, लॉजिकली सही हो, तो यहां पर होगा आपका क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब हो गया क्या, विश्वसनीय, गवाह। ठीक है, विश्वसनीय। नेक्स्ट वन इज फिर से आपसे आइडियम फिर पूछ गया, बाय एंड लार्ज।
इसका मतलब होता है जनरल, सामान्य तौर पर हम बोलते हैं बाय एंड लार्ज, ये तो होता ही है, ठीक है। बाय एंड लार्ज आदमी आदमी को धोखा देता ही है, ठीक है। यानी हम लोग जनरल वे में बात कर रहे हैं, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज पैसेज। तो इस पैसेज को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। इस पैसेज को आप देख लो, ठीक है, देख लीजिए, आपका पूरा पैसेज है। ठीक है, अब इसका जो आपको सवाल यहां से निकल कर आ रहा है कि द पैसेज डील्स विथ, पैसेज किससे डील्स करता है। तो पैसेज जो डील करता है मोंटेसोरी के एजुकेशन सिस्टम से डील करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑथर इंप्लाइज दैट मारिया मोंटेसोरी बिलीव दैट, ठीक है, लेखक के अनुसार वो कहना चाहता है कि मारिया मोंटेसोरी का क्या विश्वास था, वो किस चीज पर बिलीव करता था या करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब पैसेज पढ़ोगे, यहाँ पे देखिए, द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ द मोंटेसोरी मेथड आर सेल्फ मोटिवेशन, ऑटो एजुकेशन, ठीक है, यानी वो स्वतः एजुकेशन पर विश्वास करती थी, ठीक है, यानी चिल्ड्रन विल लर्न बाय देमसेल्फ, 77 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इन 1894 मारिया मोंटेसोरी। अब यहाँ पे 1894 में मारिया मोंटेसोरी क्या कर रही थी, तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो यहाँ पे देखिएगा, आफ्टर रिसीविंग हर डिग्री इन 1894 शी वर्क विद सब नॉर्मल चिल्ड्रन एज ए साइकेट्रिस्ट, या साइकेट्रिस्ट होगा, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, वो साइकेट्रिस्ट के रूप में कार्यरत थी। तो वर्क एज ए साइकेट्रिस्ट, 78 का ए हो जाएगा। नाउ विथ विच फ्रेज कैन द वर्ड्स रीच इन बेस्ट रिप्लेस विथ a number of expensive that with children having an abundant supply of containing deep and strong. यहां पर आपसे एक फ्रेज दिया हुआ है रिच इन बी बेस्ट, और वो उसका क्या यहाँ पे से सही मतलब होगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा हैविंग एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ, किसी भी चीज की प्रचुर मतलब आपूर्ति होनी, सप्लाई होना। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ए है, बी है, सी है, डी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द मेथड ऑफ एजुकेशन आर। अब यदि पूरे पैसेज को पढ़कर पढ़िएगा, द टीचर एक्ट ऑब्जर्वर इन द सिस्टम ट्राइंग टू रिवर्स द ट्रेडिशनल सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपको जो जवाब निकल कर आएगा, followers of the method believe that child will learn naturally put environment with the proper materials, ठीक है, यानी उसको मटेरियल्स का उपयोगिता यहाँ पे ज्यादा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी होगा। तो इस तरीके से हमारा ये मैथ्स जो हम पिछले क्लास में देख चुके थे, रीजनिंग आज हमने देखा, और ग्रामर को भी देखा, यानी इंग्लिश को देखा। 3 सेक्शन हमने देख लिए हैं। अब हमारा जीएस सेक्शन रह जाता है, और जीएस सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया गया, उसको मैं एक ही बार कंपाइल करके एक ही वीडियो में रहेगा कि हाँ 2025 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, उस चीज को मैं एक साथ लेते आऊंगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग 2019 को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग 2016 की ओर रुख करेंगे, ठीक है। उसका देखना पड़ेगा क्या पैटर्न रहा है, ठीक है। यदि मैथ रहेगा तो हम मैथ को ही एक बार सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। जीएस रहेगा तो जीएस को फिर से कंपाइल कर देंगे, ठीक है। सो आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।